धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के द्वारा जो आत्महत्या हो रही है, वो समाचार हम पढ़ते हैं तो वो बहुत विचलित करने वाले समाचार होते हैं। और इस पवित्र सदन में बैठे हम 200 विधायकों का दायित्व बनता है कि ऐसे गंभीर विषयों पर हम लोग गंभीरता से विचार करें, क्योंकि ये जो विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, ये हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। मैं इस मौके पर जब ये बिल यहाँ पर आया है और उसके अंदर जो कारण दिए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी केंद्र की सरकार को भी कि देर से आए दुरुस्त आए, पर उन्होंने 16 जनवरी 2024 को कोचिंग सेंटरों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए राज्य सरकारों को एक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया और उस मार्गदर्शक सिद्धांत के हिसाब से ही आज राजस्थान की इस विधानसभा के अंदर ये बिल लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, जब ये बिल आ रहा था तो हम लोग भी बड़े खुश थे कि एक बहुत बड़ी समस्या जो राजस्थान के अंदर हमारे बच्चों में व्याप्त हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक दबाव बढ़ रहा है, कोचिंग सेंटर से वो लूटपाट उन्होंने राजस्थान के अंदर मचा रखी है, तो कहीं ना कहीं उन पे नियंत्रण होगा। लेकिन जब इस बिल को पढ़ा और उसका उद्देश्य और कारणों को जब देखा तो उसमें देखने को मिला कि इसमें इस विधेयक में केवल नीट, जेई, IIM और क्लेट जैसी प्रतियोगिताओं का इसके अंदर कि उन परीक्षाओं की कोचिंग के लिए इसमें बात कही गई। अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूँ कि हर तरीके की कोचिंग आज राजस्थान के अंदर चालू है। मैं जहाँ से आती हूँ, शेखावटी सैनिकों का जिला है, वहाँ पर सेना के अंदर लोग जाना पसंद करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे शहीद भी हुए हैं और बहुत सारे अनेक वहाँ पर सेना के अंदर लोग हैं। तो सेना में भर्ती के नाम पर भी कोचिंग चलती है, IAS RS की कोचिंग भी चलती है, CET की भी कोचिंग चलती है। तो आप एक सीमित दायरे के अंदर कोचिंग सेंटर के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नीट और जेई के कोचिंग सेंटर है, उनके लिए बिल लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब ये प्राधिकरण आप बना रहे हैं तो इसके गठन की बात करें। और हर बार ये हो रहा है कि आप जो भी प्राधिकरण ला रहे हैं मंत्री महोदय, चाहे वो आपका भूजल का प्राधिकरण हो या अन्य प्राधिकरण हो, आप उसमें जब उसकी समिति बनाते हैं तो आप अधिकारियों पर इतने ज़्यादा निर्भर क्यों हो जाते हैं? आपने अनाप शनाप ब्यूरोक्रेट्स इसमें भर दिए। अब आप देखें कि इसके अंदर आपने 2 अभिभावक छोड़े कि 2 अभिभावक इसमें रहेंगे, 2 कोचिंग सेंटर के सदस्य इसमें रहेंगे और 1 मनोचिकित्सक इसमें रहेगा। मतलब 14 सदस्यों की समिति के अंदर 9 तो आपके प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे, IAS स्तर के आपने अधिकारी बैठा दिए। अब आप सोचें, IAS अधिकारी उसके अंदर बैठेगा कमेटी में, तो किसकी हिम्मत होएगी कोचिंग सेंटर या मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक या अभिभावक की कि वो उनकी बात को नकार दे और अपनी बात उनके सामने रख दे या अपने सुझाव उनके सामने रख दे। ये एक सोचने का विषय है। होना तो ये चाहिए था कि इसमें शिक्षाविद अपन लेते, जो अपने जो समाज क्षेत्र के अंदर है, समाज शास्त्री जो है उनको आप लेते, मनोवैज्ञानिक को इसके अंदर आप लेते, हमारे जो कॉलेज के जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनको आप इसके अंदर लेते, तो इसके अंदर कुछ आउटपुट निकलता और हम लोग कुछ अच्छा इसके अंदर ला सकते हैं। ऐसे ही आपने ज़िले के अंदर कमेटी गठित करी, उसमें कलेक्टर और SP को आपने बिठा दिया। कलेक्टर का तो राजस्व का काम ही नहीं सलट में आता, वो कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं निकलता है, वो अपनी मीटिंगों से बाहर नहीं निकलता, तो इन समस्याओं पे वो कब ध्यान देगा और कब अपनी आप लोगों की बात या कोई शिकायत उन तक पहुंचेगी तो उसका वो निस्तारण करेंगे। तो आप कृपया करके इन अधिकारियों पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहें। इसके अंदर जनप्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो प्रोफेसर्स है कॉलेज के, जो जिन्होंने साइको के अंदर कर रखी है, अपनी डिग्री ले रखी है, कोई समाज शास्त्री को आप इसके अंदर शामिल करें ताकि ये फ्रूटफुल हो सके आपका ये जो प्राधिकरण आप बनाएंगे। अब प्राधिकरण की शक्तियों के बारे में आपने यहाँ पर करा, लेकिन उसके अंदर फीस स्ट्रक्चर आपने नहीं दिया है।
एक गांव का गरीब बच्चा, उसका भी सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं सेना के अंदर जाऊं, मैं प्रोफेसर बनूं, मैं बैंक की नौकरी करूं, लेकिन वो कोचिंग के लिए आता है तो उसको अपनी ज़मीन, जैसे पूर्व हमारे जो कई वक्त उन्होंने बताया, अपनी ज़मीन, अपने गहने गिरवी रखने पड़ते, तब जाके वो कई कोचिंग सेंटर के अंदर एडमिशन ले पाता है और पढ़ पाता है। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें जो फीस निर्धारण है उसमें भी हमारी भूमिका होनी चाहिए, इस प्राधिकरण की भूमिका होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगी। वैसे तो बहुत से लोग यहाँ पर हैं, शिक्षाविद हैं, सबने अपने अपने ज्ञानी भी हैं, सुझाव दिए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, हमारे यहाँ पर झुंझुनू के अंदर एक कलेक्टर लगे थे, प्रदीप बोरड़। बहुत अच्छे कलेक्टर थे, क्योंकि वो स्वयं समझते थे गरीब की पीड़ा। तो उन्होंने अपने स्तर पर उच्च शिक्षा मंत्री जी, मैं आप ही को, वरना तो आप पास कर लो, बहुमत है, वही बात है। और क्या होता है, जब ये अपना रिप्लाई देते हैं ना, तो ये मेरा नाम भूल जाते हैं कि मैंने भी कुछ बोला है, कुछ सुझाव दिए। आज आप भूलना नहीं कि हाँ, बोलो दिया, ऐसा बहुत गंभीर विषय इसलिए दिया है। अध्यक्ष महोदय, जब लाखों बच्चे 10वीं और 12वीं की स्कूल के अंदर एजुकेशन लेते हैं, तो वहीं पे उनका भविष्य डिसाइड होता है, वहीं पे वो बच्चे सोचते हैं कि उनको भविष्य में क्या करना है। तो मेरा एक सबमिशन है कि अपन को कोचिंग परामर्श सेल वहाँ पर बनाना चाहिए कॉलेज और स्कूल्स के अंदर, ताकि कौन से कोचिंग सेंटर्स अच्छे हैं, वो जो बनना चाह रहे हैं वो कौन से कोचिंग सेंटर में उनको अच्छी लेक्चरर्स मिलेंगे, अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, इस बात की गाइडलाइन वहाँ पे जारी हो जाए। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपने विधेयक के खंड 12 में कोचिंग सेंटर के लिए 9 बिंदु की आचार संहिता बनाई है। आचार संहिता आपने बनाई है, लेकिन ये नहीं बताया, क्योंकि आचार संहिता कोई कानून नहीं होता, उसका पालन कौन करवाएगा, इस बात का कोई जिक्र नहीं है। आचार संहिता आपने दे दी, लेकिन उसकी पालना कौन करवाएगा, इसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं करा है। तो इसके बारे में भी सुनिश्चित होना चाहिए कि इन आचार संहिताओं की पालना कौन करवाएगा। मंत्री महोदय, हमारे यहाँ कलेक्टर थे प्रदीप बोरड़, उन्होंने फ्री में गरीब बच्चों की पीड़ा को समझते हुए फ्री में अपने स्तर पर झुंझुनू के अंदर कोचिंग सेंटर्स चालू करे, जो आईएएस और आरएस के लिए बच्चों को वहाँ पर कोचिंग देते थे। अच्छे प्रोफेसर से, कॉलेज के जो प्रोफेसर से, उनसे बात करी और उसको आगे बढ़ाया। मैंने बहुत नज़दीक से देखा, हमारे यहाँ पे अच्छे प्रोफेसर्स, लर्नड प्रोफेसर, जिनको हम अच्छी सैलरी देते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है उनके क्वालिफिकेशन, तो उनको आप काम में ले। एक कोचिंग सेंटर के लिए आप प्राधिकरण लिया है, लेकिन वहाँ पे न तो वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स होते हैं जो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, और बहुत सारा पैसा वहाँ पे गरीब जनता का लगता है। तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे थे, वो आन और बान शान बता रहे थे कोचिंग सेंटर के। मैं समझती हूँ कि जब वो स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं और भारत माता का जय घोष करते हैं, तो हमारी जो विद्यार्थी है, हमारे जो युवा पीढ़ी है, वो हमारे लिए आन और बान और शान की बात है, न कि कोचिंग सेंटर। और हम जब अधिकारियों के ऊपर कुछ बोलते हैं कि इन अधिकारियों पे शिकंजा कसो, तो सबसे पहले वही खड़े होते हैं, अधिकारियों का पक्ष लेते हैं। हम जो यहाँ पर कानून लेकर आते हैं, जो बिल यहाँ पर पास करते हैं, उसको कार्य व्यवस्था करने का दायित्व ब्यूरोक्रेट्स पे है। अगर उसके अंदर कोई कमी रहती है तो सीधा ब्यूरोक्रेट्स की तरफ ही इंगित किया जाएगा, अधिकारियों को ही कटघरे में खड़ा करा जाएगा। इसलिए उनकी पक्ष न लेकर, जिस जनता ने जिताकर आपको यहाँ पर भेजा हाउस के अंदर, उसकी बात यहाँ पे रखनी चाहिए और उसकी बात आपको सुननी चाहिए। इस बिल के अंदर अध्यक्ष महोदय बहुत गुंजाइश है। मेरा निवेदन है कि इस बिल पर दोबारा से विचार किया जाए, या तो इसको जनमत के लिए भेजा जाए या प्रवर समिति में भेजा जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती कल्पना